नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग चरक संहिता को कवर कर चुके हैं और सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने वहाँ देखा था। तो बृहत्त्रयी में एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संहिता आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुश्रुत संहिता। तो आज का जो लेक्चर है वो किस पे है? सुश्रुत संहिता पे है। और सुश्रुत संहिता का हम लोग निर्माण स्तर देखेंगे, उपदेष्टा, इसके प्रमुख टीकाकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके वैशिष्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो ये बेसिक हम लोग का जो स्टडी चल रहा है उस हिसाब से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संहिता होती क्या है। संहिता जो सूत्र रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग तंत्र बोलते हैं। ठीक है, सूत्र रूप में जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्र। जो भाष्य रूप ग्रंथ होता है वो संहिता होती है। तो अग्निवेश क्या था? अग्निवेश तंत्र था। और जो चरक संहिता है वो संहिता है। तो संहिता क्या है? भाष्यकार के रूप में है। ठीक, भाष्य रूप ग्रंथ में। संहिता काल क्या होता है? पुनर्वसु आत्रेय के काल से लेकर के 7वीं शताब्दी तक जनरल इंफॉर्मेशन है। आदिकाल में काल विवरण देखेंगे। आदिकाल में ब्रह्म और धन्वंतरी संहिता वगैरह। प्राचीन काल में बृहत्त्रयी और काश्यप। और मध्यम काल में सारंग संहिता और माधव निदान। और आधुनिक काल में भाव प्रकाश आदि 16वीं शती के बाद वाला हम लोग मानते हैं। तो बेसिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के जो आदि उपदेष्टा कौन है? वह कौन है? भगवान धन्वंतरी। कौन है? भगवान धन्वंतरी। इनका काल क्या है? 2350 ईसा पूर्व। ठीक, तंत्रकर्ता के रूप में कौन आते हैं? वृद्ध सुश्रुत। वृद्ध सुश्रुत। इनका काल क्या है? 1000 से 1500 ईसा पूर्व। समय वही है, कौन सा है? उपनिषद काल। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता के रूप में सुश्रुत आते हैं जिनका काल माना जाता है सेकेंड सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी है माने ईसा से 200 साल बाद आगे। ठीक, तो सेकेंड दूसरी सती का है। इनका काल क्या माना जाता है? सातवाहन का काल माना जाता है। ठीक, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता के रूप में कौन थे? नागार्जुन है। और नागार्जुन का काल क्या है? 5वीं है। और इनका काल कौन सा माना जाता है? गुप्त काल। इनका काल क्या माना जाता है? गुप्त काल। फिर क्या आता है? पाठ शुद्धिकर्ता के रूप में कौन है? चंद्रट हैं। और इनका 10वीं सती काल माना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत हैं 1000 से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं प्रथम प्रतिसंस्कर्ता के रूप में सुश्रुत आते हैं सेकेंड सेंचुरी या दूसरी सती। फिर आते हैं 5वीं सती में आपके नागार्जुन आते हैं। और 10वीं सती में कौन आता है? चंद्रट आते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये आपका ये सुश्रुत संहिता का क्या है? निर्माण स्तर। फिर आगे देखते हैं विषय विवेचन। विषय विवेचन यानी संहिता किस प्रकार से बनी हुई है। संहिता में क्या है आपका? सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प, उत्तर। ठीक, ये कुल 5 स्थान हो जाते हैं। सुनी सच कहू करके याद करते हैं हम लोग। सूत्र स्थान में क्या होता है? 46 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में क्या है? 46 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में क्या आता है आपका? 46 अध्याय। 2094 सूत्र हैं। फिर अपना ये निदान स्थान में 16 अध्याय आता है, 528 सूत्र हैं। शारीर स्थान में कितना आता है? 10 अध्याय आता है, 440 सूत्र हैं। चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय आते हैं और 2032 सूत्र हैं। कल्प स्थान में आता है 8 अध्याय आते हैं और 555 सूत्र हैं। उत्तर तंत्र में कुल 66 अध्याय आते हैं और 2651 सूत्र हैं। और यह उत्तर तंत्र जो है वह नागार्जुन के द्वारा लिखी गई ऐसा माना जाता है। इस प्रकार टोटल 120 प्लस 66 186 अध्याय होता है और 8300 सूत्र होता है। तो याद करने के लिए क्या करेंगे? 6 याद रखिएगा। ठीक है, सुनी सच कऊ ऐसे करके याद करते हैं तो याद हो जाएगा। 46 और 16 6 एक साथ हैं। फिर ये देखिए 00 शारीर स्थान में 10, चिकित्सा में 40। तो ये सेट एक साथ याद हो जाएगा, ये सेट एक साथ याद हो जाएगा। कल्प स्थान में 8 अध्याय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्णन यहाँ मिलता है चिकित्सा का, इसलिए ऐसे याद रहता है। और उत्तर तंत्र में कितना होता है? 66। कुल अध्याय कितने होते हैं? 186। तो नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की रचना की ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। वर्तमान कालीन सुश्रुत संहिता का काल 10वीं सदी का है जो कि चंद्रट के द्वारा शुद्धि करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है। याद रखिएगा सुश्रुत संहिता में चरकोक्त, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान और सिद्धि स्थान, इन स्थानों का वर्णन नहीं पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब कुछ विषय वर्णन है, ये देख लीजिए। सूत्र स्थान में क्या है? 46 अध्याय हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या है? मौलिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जो बेसिक फंडामेंटल है, बस सूत्र स्थान किसी का भी है उसमें मौलिक सिद्धांत ही दिए जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल होते हैं। तो मौलिक सिद्धांत का वर्णन आपको यहाँ मिलता है। फिर क्या आता है? निदान स्थान में
16 चैप्टर हैं और इसमें मुख रोग का वर्णन मिलता है। तो विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मुख रोग का वर्णन निदान स्थान में बताया गया है। फिर क्या आता है, शरीर स्थान में क्या आता है, 10 अध्याय हैं और सृष्टि, उत्पत्ति, गर्भ व रचना के बारे में बताया गया है। चिकित्सा में क्या आता है, 40 चैप्टर आते हैं। शल्य चिकित्सा, रसायन और बाजीकरण का वर्णन यहाँ किया गया है। किसमें, चिकित्सा में। तो चिकित्सा, रसायन बाजीकरण तो चिकित्सा स्थान में चरक ने भी कर रखा है। कल्प क्या होता है, याद कर लीजिएगा, अगध तंत्र विषयक ग्रंथ होता है। क्या होता है, अगध तंत्र विषयक ग्रंथ, यानी जितना अगध तंत्र, सर, कीटलूता, विषकादि, ये सारा चीज का वर्णन अगध तंत्र कल्प स्थान में मिलता है। ठीक, जो कि अन्य जगहों की कल्प स्थान जहाँ औषध योग के बारे में बताया जाता है उससे नितांत अलग है। फिर उत्तर तंत्र में क्या आता है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया शालाक्य के बारे में पूरा है, तंत्र युक्तियों का वर्णन है। शल्य को छोड़ करके अन्य जो भी अंग आते हैं वो बाल रोग वगैरह इस तरह का, मुख रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग, इन सारों का वर्णन आपको उत्तर तंत्र में दिखाई देता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं चक्षुषु संहिता की टीका। तो सबसे पहले बृहत्तरी के टीकाकार कौन है, जिज्जट, हम लोगों ने याद किया था। तो एक 9वीं सदी में इन्होंने लिखी थी, पुस्तक का नाम उपलब्ध नहीं है। फिर क्या आता है, दूसरी टीका क्या है, सुश्रुत श्लोक वार्तिक या फिर प्रश्न सहस्त्र विधान, किसने लिखा, माधव ने। कब, 9वीं सदी में। फिर तीसरे नंबर पे आता है न्याय चंद्रिका, पंजिका, बृहद पंजिका, जो कि निदान स्थान पे लिखी गई है। किसने लिखा है, चंद्रिकाकार, गैदास ने लिखा है, जिसको चंद्रिकाकार की उपाधि दी जाती है। फिर आता है भानुमति और तात्पर्य टीका, चक्रपाणि ने लिखा है, विशेष योगदान 11वीं सदी में। ठीक है, जिन्होंने आयुर्वेदिका लिखी है चरक संहिता पे, सबसे फेमस टीका रही है इनकी। फिर क्या आता है लघु पंचिका, भास्कर ने 12वीं सदी में, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार हम लोग वहां पे चरक संहिता में चक्रपाणी की टीका को महत्व देते हैं, उसी प्रकार से डल्लड़ की टीका 12वीं सदी में लिखी, डल्लड़ ने लिखा। डल्लड़ की टीका निबंध संग्रह के नाम से सुश्रुत संहिता पे उतना ही फेमस है। ठीक, उतना ही इसके महत्व है, याद रखिएगा। फिर आता है सुश्रुता संदीपन, इसने लिखा हरणचंद 20वीं सदी, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, निबंध संग्रह। इंपॉर्टेंट में आपका क्या आएगा, निबंध संग्रह आएगा, भानुमति आएगा, न्याय चंद्रिका आएगा और श्लोक वार्तिक याद कर लीजिएगा। तो ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सुश्रुत संहिता पे कुल 19 संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। हिंदी टीका जो बहुत फेमस है, उसमें किसकी टीका फेमस है, भास्कर गोविंद घाड़ेकर जी की है, जो कि आयुर्वेद रहस्य दीपिका के नाम से लिखी गई है, सूत्र और निदान स्थान पर। अंबिका दत्त शास्त्री और त्रिदेव की विद्या अलंकार आयुर्वेद तत्व संदीपिका, जिससे आप पढ़ाई करते हैं, रेड कलर वाली पुस्तक जो है वो अंबिका दत्त शास्त्री जी की है, वो याद रखिएगा। क्या पुस्तक का क्या नाम है, विद्या अलंकार तत्व प्रदीपिका। ठीक, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं कि कौन धन्वंतरी कौन थे। चूंकि धन्वंतरी संप्रदाय है इसलिए हम पहले धन्वंतरी के बारे में जानते हैं। तो धन्वंतरी कौन थे, धनुशल्यंतम, धनुशल्य तस्यंतम परमिति गच्छतीत इति धन्वंतरी। जो शल्य शास्त्र में पारंगत होते हैं, सर्जरी में जो पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, उनको हम लोग धन्वंतरी बोलते हैं। ठीक, इतिहास में कुल 3 धन्वंतरी का नाम उल्लेख है, जिसमें से 2 आयुर्वेद से संबंधित हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्रथम धन्वंतरी, ये देखिए कास्तपा, कास्तपा के बाद धन्व, धन्व से बने, धन्व से कौन बना, धन्वंतरी। एक प्रथम धन्वंतरी का ये क्रम है। द्वितीय धन्वंतरी का देखिए काशी के संदर्भ में आता है, दिवोदास थे, दिवोदास के बाद केतुमान, केतुमान के बाद भीमरथ, भीमरथ, भीमरथ के बाद कौन है, दिवोदास है। ठीक, दिवोदास, दिवोदास धन्वंतरी। तो जो दिवोदास धन्वंतरी हैं वही जो वाराणसी के संस्थापक माने जाते हैं, और इनके 7 शिष्य थे, औषधेनव, औरब्र, वैतरण, करवीर, पौष, कलावत, गोपुर, रक्षित और सुश्रुत। ठीक, गोपुर, रक्षित और सुश्रुत, कहीं कहीं गोपुर और रक्षित अलग अलग माने जाते हैं, तो 8 शिष्य हो जाते हैं। बाकी 7 शिष्य का रेफरेंस आप याद करके चलिए। ठीक, याद रखिएगा। सुश्रुत का काल क्या है, दूसरी सती माना जाता है। सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे और सुश्रुत संहिता के प्रथम प्रतिसंस्कर्ता हैं, और सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 3 लाइनें हैं, तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र के पुत्र थे, चरक कौन थे, विशुद्ध ऋषि के पुत्र थे, और शेषनाग के अवतार। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है, आचार्य सुश्रुत। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन जो है वो 5वीं सदी के हैं, और नागार्जुन द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता हैं और सुश्रुत संहिता के। और जो याद करना है आपको, क्या याद करना है, उपांग हृदय। क्या याद कर, जैसे अंजन निदान वहाँ इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पे क्या है, उपांग
नवोदय। याद रखिएगा, ये रचयिता है एक नई पुस्तक। फिर आता है आचार्य डल्लड़ ने नागार्जुन के निर्देश पर सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कारकर्ता के रूप में किया है। आचार्य डल्लड़ ने ही नागार्जुन का निर्देश, कि नागार्जुन ने ऐसा किया, प्रति संस्कार किया है, कि इनके रेफरेंस से आता है आचार्य डल्लड़ के अनुसार। ठीक, याद रखिएगा, आचार्य डल्लड़ के अनुसार नागार्जुन जो है, क्योंकि कई नागार्जुन हैं, तो कई नागार्जुन है, तो ये जो वाले जो नागार्जुन है, इन्होंने सुश्रुत संहिता का प्रति संस्कार किया है, ऐसा किसका मानना है? आचार्य डल्लड़ का। फिर आगे आता है सुश्रुत संहिता का वैशिष्ट्य। सुश्रुत संहिता में क्या क्या विशेष बातें हैं, हम उसको कवर करेंगे। सुश्रुत संहिता सबसे पहले तो ये जानिए शल्य तंत्र का और शारीर शास्त्र का प्रतिपाद्य ग्रंथ है, यानी कि श्रेष्ठतम ग्रंथ है। और यह अरबी भाषा में सस्रस्त के नाम पे, जैसे चरक का सरक के नाम पे वर्णन आता है, उसी तरह इनका सस्रत नाम से इनका वर्णन आता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं सनन नामक विश्वविद्या का ग्रंथ का भी सुश्रुत के कल्पस्थान पर आधारित है। ये ऐसा एक विश्व विज्ञान के रूप में आता है, क्योंकि जो आपका कल्प स्थान है सुश्रुत का, वो क्या है? पूरा विश्व पे आधारित है, यानी विश्व के बारे में ही बताया गया है। तो जो सनक नाम की विश्व विद्या का ग्रंथ है, उसमें पूरा मटेरियल जो है वह सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान से लिया गया है। ठीक, फिर आगे देखिए, मूल संहिता जो है वह क्या है? गद्यमय है। मूल संहिता क्या है? गद्यमय है। ठीक, लेकिन जो उत्तर तंत्र जो नागार्जुन ने लिखा है वह पद्यमय है। ठीक, तो चूंकि 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, तो उनके द्वारा जो थोड़ा पद्य के रूप में श्लोकों को लिखा गया है, याद हो जाते हैं जी, लेकिन गद्य वाली चीजें याद तो होती नहीं, तो उनको रीड करना पड़ता है। ठीक, याज्ञवल्क्य की स्मृति के आधार पर ग्रंथ का लेखन किया गया है। इसका बेस है अध्ययन का अधिकार त्रिवर्ण को दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। शूद्र के लिए इन्होंने बोला था कि आप जो है बिना उपनयन के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। उपनयन संस्कार के लिए मना किया था, और बाकी जो है लेकिन आयुर्वेद आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने आज्ञा दी थी। औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया था, संक्रमणती नरा नरम वाला जो श्लोक आता है उसी का रेफरेंस है। और ये औपसर्गिक रोगों का वर्णन किसने किया था? सुश्रुत ने। और शरीर सुश्रुत श्रेष्ठ, शरीर स्थान में क्या है? सुश्रुत श्रेष्ठ है, ऐसा मिलता है। उत्तर तंत्र में कुमार, जो मैंने बताया था विषयेतर जो थे शल्य से अतिरिक्त, तो कुमार हो गया, शालक हो गया, काय हो गया, भूत विद्या, इन सब का वर्णन जो था वह आपका उत्तर तंत्र में मिलता है, जो कि नागार्जुन ने लिखा है। ठीक, फिर आता है स्वविच्छेद का सर्वप्रथम वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वविच्छेद का वर्णन किया गया है किसमें? सुश्रुत संहिता में। मूल गर्भ प्रकरण, अगर मूल गर्भ में दिया उदर पाटन द्वारा, यानी जिसको आप सी सेक्शन बोलते हैं, यानी पेट खोल करके बच्चे को बाहर निकालना, इसका भी वर्णन किया गया है। अष्टविध शस्त्रकर्म में एषण आरण, छेदन भेदन लेखन, तो एषण आरण, ये सारा जो अष्टविध शस्त्रकर्म का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। व्रण के 60 उपक्रम आपने पढ़े होंगे, 60 उपक्रम बताए हैं, चरक ने 36 उपक्रम ही बताए हैं, याद रखिएगा। शल्य का विषयार्थ, यानी शल्य का विषयार्थ क्या होता है? वह मर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। और शल्य में चिकित्सा अर्थ क्या होता है? वो शिराभेद होता है। यानी अगर शिराभेद को जानते हैं तो शल्य चिकित्सा का आधा ज्ञान आपको हो गया है, मतलब इतनी इसकी महत्व है। और उसी तरह से अगर मर्म को समझते हैं तो शल्य का विषय आपको आधा आता है, ये बताया है आचार्य चरक। यानी कि ये 50-50% वेटेज रखते हैं। विषय का अर्थ क्या है? मर्म ज्ञान है, और चिकित्सा का अर्थ क्या है? शिराभेद। सुश्रुत के अनुसार उपसर्ग उपद्रव, चंद्रक ने क्या किया था? उपसर्ग को संक्रामक नाम से दिया था। ठीक, इन्होंने उपसर्ग को उपद्रव नाम से लिखा है। ठीक, अब देखिए चरक और सुश्रुत दोनों में षड ऋतु की गणना, शिशिर और ऋतुचर्या का वर्णन हेमंत से प्रारंभ किया गया है। यानी जब काउंट कराते हैं हम क्या बोलते हैं? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। लेकिन जब ऋतुचर्या आता है हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हेमंत ऋतु से प्रारंभ करते हैं। नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है, नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है सुश्रुत ने, और उसे ज्योति स्थान कहा है। नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है और उसे ज्योति स्थान कहा है, याद रखिएगा टर्म। फिर आगे चलते हैं। औपसर्गिक रोग का सर्वप्रथम उल्लेख, ये अभी चर्चा हो चुकी है, श्लोक आ गया। प्रसंगात गात संवेश प्रसाद, ये वाला श्लोक जो है, ठीक है, नेद्रभिषेन्द्र ज्वर आदि है उसमें। शैल स्थान में मर्म का वर्णन किया है, याद रखिएगा। अस्कृति का सर्वप्रथम श्लोक, सर्वप्रथम वर्णन आता है। ठीक है, अस्कृति शब्द का सर्वप्रथम वर्णन भी सुश्रुत संहिता में ही वर्णन मिलता है। ये देखिए, रोगी के लिए कुछ विशिष्ट औषध, जैसे कुष्ठ में तुर्वक, प्रमेह में हरिद्रा, आड्यवात में गुग्गुल का प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ एकल द्रव्य का भी इन्होंने वर्णन किया फर्स्ट टाइम।
तैल द्रोणी और तय घृत द्रोणी को में रोगी को सुलाने का विधान बताया है। ये याद रखिएगा। नवायस लौह और लोहारिष्ट का प्रयोग प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा में किया है। अब पूछा जाएगा नवायस लौह, तो आप पांडु में न जाकर के आप प्रमेह चिकित्सा में जाएंगे। नवायस लौह और लोहारिष्ट दोनों का प्रयोग प्रमेह चिकित्सा में किया है। और कुछ विधि वैद्यक जो रहता है फोरेंसिक वाला, जैसे गला घोटना, फांसी, धूमोपघात, जल में डूब जाना, इन सब का भी वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। ठीक है, इजी है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा लेकिन वन लाइनर है, तो वन लाइनर है तो आप देखिए, बार बार देखिए, देखने से याद हो जाएगा। ठीक है, और एक एक लाइन अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि आपस में कोई लिंक नहीं है। एक पीछे की लाइन अगली लाइन से कोई, दो लाइन भी याद होता है तो पर्याप्त है। फिर आता है, इन्होंने विषकन्या का वर्णन किया है। विषकन्या के बारे में आप जानते हैं, विषकन्या का वर्णन सुश्रुत ने किया है और कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलता है। तो याद रखिएगा, षट क्रिया काल भी सुश्रुत की देन है। संचय च प्रकोपम च प्रश्रम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च, तो ये षट क्रिया का वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने किया है। षड्विध कषाय कल्पनाओं का भी वर्णन किया है। क्षीर, स्वर, सकल, कसित, शीत और फांड, षड्विध कषाय कल्पना, तो क्षीर वाला भी ऐड करके इन्होंने षड्विध कषाय कल्पना वर्णन किया है। सर्वप्रथम अरिष्ट निर्माण का भी वर्णन किया इन्होंने, आसोरिष्ट जो बनाते हैं। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में ही कर दिया है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सोप की आम, पक्व और पश्चिमान, यानी कोई भी सोप होता है या एब्सेस है तो उसमें क्या होता है, आम, पक्व और पश्चिमान, तीन तरह का स्टेज चलता है। तो जैसे आम है, फिर पक्व हो जाएगा, फिर पश्चिमान अवस्था। तीन अवस्थाओं को जो वैद्य नहीं जानता है, ऐसे पुरुष को सुश्रुत ने तस्कर वृत्ति की संज्ञा दी है, यानी वो तस्करी कर रहा है, चोरी कर रहा है एक तरीके से। उसको जो सोप की अवस्था को नहीं पहचान पा रहा, प्रोग्नोसिस को नहीं पहचान पा रहा। और एक और चीज लिखा इन्होंने, जो वैद्य पक्व शोध की उपेक्षा कर दे, पक्व शोध जिसको ड्रेन करना उसकी उपेक्षा कर दे और आम शोध का छेदन कर दे, ठीक, उसे स्वपच, स्वपच शब्द दिया है। स्वपच का मतलब चंडाल समझना चाहिए, यानी कि कुछ उसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, आगे देखें। आगे आता है, बृहत्त्रयी में केवल जो सुश्रुत संहिता उपलब्ध औषधियों की संख्या है वह औषध द्रव्य कितने हैं? 39। याद रखिएगा, संहिता ग्रंथों में लता कस्तूरी और चक्रमर्द, ये दोनों जो है केवल सुश्रुत संहिता में ही वर्णन है। तो बेसिक है, याद कर लीजिएगा, कुछ इसमें बता नहीं सकता मैं विशेष। खनिज द्रव्यों का क्या है, अलग से त्रपवादि गढ़ के नाम से किया। खनिज द्रव्यों के लिए उनमें से गढ़ बताए हैं, तो उन गढ़ों में क्या किया कि त्रपवादि गढ़ का वर्णन किया, तो क्या है, आपके खनिज द्रव्य हैं। फिर मूसा में धातुओं के पाक का उल्लेख किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वस्थ की परिभाषा जो आज हम आपको बताते हैं बार बार, सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनम स्वस्थिति अभिधीयते, ये किसने दिया है? आचार्य सुश्रुत ने ही दिया है। आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ की परिभाषा दी है। ठीक, इसके बाद सर्पगंधा, धतूरा, तुअरक, मदयंतिका, मेहंदी, तरबूज का सर्वप्रथम उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो ये कुछ विशेष औषधियां हैं, सर्पगंधा, धतूरा, तुअरक, मदयंतिका और तरबूज यानी कलिंद का उपयोग या उल्लेख सर्वप्रथम सुश्रुत संहिता में दिखाई देता है। याद रहेगा। आगे चलें। आगे आता है प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत की देन है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। सुश्रुत संहिता में लगभग 10 आचार्यों का वर्णन मिलता है। देख लीजिए कौन कौन है। सुभूति गौतम, औपदेनो, औरब्र, पौष्कलावत, कृतवीर्य, पराशर, धन्वंतरी, सौनक, मार्कंडे और विदेह। योग्या द्वारा विविध शस्त्र, तो योग्या विधि का दिया है, तो विविध शस्त्र कर्म का प्रशिक्षण बतलाया गया है, अलग अलग चीजों पे आप कैसे सीखेंगे। ठीक, योग्या और विष का अनुप्रवेश, दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आएगा तो एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। अभी ये जानिए कि योग्या के द्वारा यानी कुछ डमी के द्वारा आपको सिखाया गया है। सर्वप्रथम रिष्ट का वर्णन हो चुका है। फेनास, मार्ताल, मनशिला का प्रथम वर्णन मिलता है, ये रस शास्त्र का है, लेकिन यहाँ पे देखो स्कृति भी आया और फेनास, मार्ताल और मनशिला का आया। जनपदों ध्वंस के लिए मरक शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? जनपदों ध्वंस के लिए मरक शब्द का प्रयोग किया है। और जनमार किसने प्रयोग किया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सृष्टि उत्पत्ति में षट कारणवाद को माना है, उसका कारण क्या माना है? षट कारणवाद सृष्टि उत्पत्ति में। ठीक है, 700 औषधि द्रव्यों का वर्णन किया है, 37 गणों का वर्णन किया है। ठीक, वर्णन मिलता है और 37 गणों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है? वातहर 9 हैं, पित्तहर 11 हैं, कफहर 17 हैं। वात, पित्त, कफ 9, 11 और 17, ये ग्रुप है, याद कर लीजिएगा। चंदन के लिए मलेज शब्द का प्रयोग किया है। चंदन के लिए क्या किया है? मलेज शब्द का प्रयोग किया है।
पूटपाक विधि का वर्णन किया है और संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन चिकित्सा का सूत्र बताया है कि संक्षेप में निदान का परिवर्जन करना ही चिकित्सा कहलाता है। अगर हम निदान सेवन नहीं करेंगे तो रोग उत्पत्ति नहीं होगी। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन गिवन बाय द सुश्रुत। पित्त के 5 प्रकार का सर्वप्रथम वर्णन किया, हमें पता है वात के 5 भेद सबसे पहले आचार्य चरक ने बताया, उसके बाद जो है पित्त के 5 भेद जो है सुश्रुत ने बताया है और अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह में आपका बागभट्ट के द्वारा जो दिया हुआ है वो कब के 5 भेद बताए गए हैं। तंत्र युक्तियां कितनी मानी है? 32 मानी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी विशेषताएं हैं, इसको याद करिएगा। यंत्र के प्रकार कितने माने हैं? 5 माने हैं और संख्या 101 मानी है। यंत्र के 5 और संख्या 101 मानी है। अस्थियों की संख्या 300 मानी है। रक्तम जीवति स्थिति, रक्त में ही जीवन है, इसीलिए तस्मान यत्नेन संरक्षम रक्तम जीवति स्थिति, यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। इन शस्त्रों के नाम जानवरों के नाम से रखा है, ठीक है। आंत विशीवनार्थ के लिए पिपीलिका सिर का प्रयोग, यानी कि जो पिपीलिका यानी कि चींटियां होती हैं उनसे कटा करके उनका सीवन करने के लिए दिया है, ठीक है। जैसे ये सीवन करना है तो उसका चींटी से कटाकर उसको सर को तोड़ देते थे, मतलब बॉडी को निकाल लेते थे, सर उसमें फंसा रह जाता था, तो पिपीलिका का सेवन हो जाता है। तो अभी लगता है कि जानवरों से होता है, अभी कैटगट जो आता है वो जानवरों के से अंदर से ही निकाला जाता है, तो कुछ विशेष बात नहीं, यहाँ भी वही होता था, आज भी वही होता है, ठीक है। जल संस्त्रास का वर्णन अलर्क विष में किया है। अलर्क विष रूप से हाइड्रोफोबिया जल संस्त्रास का वर्णन किया है। दुष्योदर में वानस्पति विषों का प्रयोग किया है, ठीक। सैनिक चिकित्सा का भी वर्णन मिलता है, याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुश्रुत संहिता का यहाँ कंप्लीशन हो रहा है और आगे हम जो है अब अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह उसको कवर करेंगे, उसके बाद जो है लघुत्रयी को देखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।